हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। चलिए आवाज़ आ रही है भाई, एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए आ रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। चलिए पहले को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ए नंबर आपका आ रहा है, कह रहे हैं ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए भाई पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले याद रखिएगा, आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही है, आपके आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान। हाँ हो सकता था राजस्थान पहले हो, क्योंकि ये ऑप्शन के अनुसार आपको जो सही करना है वो आपको सही करना है ए नंबर, ठीक है ना, क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। चलिए बताइएगा भाई कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये है आपके कौन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों की मांग कर रही थी, उम्मीद रखी हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कह सकते हैं दमनकारी रॉलेट एक्ट आपका चलाया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, इसमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पाप्टाइड जो पाप्टाइड प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा कि जो पीएनजी का प्रयोग करते हैं वो किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जैसे आप लोग एलपीजी पढ़ते हैं, क्या एलपीजी पढ़ते हैं, वही इसी प्रकार से इसका भी काम होता है क्या, यहाँ पर भोजन को पकाने में, है ना, पकाने के लिए अर्थात भोजन को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मुख्य रूप से क्या होती है, तो आपके यहाँ पर CH4 ही यहाँ पर रहता है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से क्या होती है, मेथेन गैस आपकी होती है। यहाँ पर देखो इसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। तो भाई मूल अधिकार जो कि आपको पता है आपके 6 थे, जिनमें से यहाँ पर भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके कितने, भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आपके 35 तक जो उल्लेख है वो आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सभी हैं, लेकिन सूचना का अधिकार आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है, हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये बताइएगा कि हिमनद जो पाए जाते हैं ये आपके कहां पर पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में। क्या पर पाए जाते हैं, तो आपके उत्तरी ध्रुव में, रास्ते में नहीं पाए जाते भैया, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए 6 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, जो आपकी सरस्वती नदी है। याद रखिएगा कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और बनता है कि इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी कौन सी है। सबसे ज्यादा बार जो वर्णन हुआ है इस वेद में वो सिंधु नदी का वर्णन हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंधु नदी का जो वर्णन हुआ है वो आपका सबसे ज्यादा बार हुआ है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं गंगा नदी का, तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार है, कितने, एक बार उल्लेख मिलता है। वहीं पर यमुना नदी का उल्लेख जो हुआ है वो आपका 3 बार हुआ है यमुना नदी का, ठीक है। सबसे ज्यादा हुआ है सिंधु नदी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपका आंसर, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यूनानिया और ईरानी होगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के थे, आपके कौन, हखमनी वंश के शासक थे। कौन सा एक वंश था, नोट कर लीजिएगा, हखमनी एक वंश था। इस वंश ने सबसे पहले आक्रमण किया था। हालांकि ये जो आक्रमण था ये क्या था, असफल रहा था, ये आक्रमण असफल रहा था। और इसके बाद एक कह सकते हैं प्रथम सफल विदेशी आक्रमण था, डेरियस प्रथम ने किया था। किसने किया था, डेरियस प्रथम ने किया था। जो सफल आक्रमण हुआ था डेरियस प्रथम ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। ये बताइए कि स्थान है कालसी के जो संबंध है किससे है। तो ये संबंध है आपके अशोक से। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर,
जो कालसी का संबंध है वो आपके अशोक से है। ये कालसी पड़ता है आपके उत्तराखंड में। कहां पड़ता है? तो आपके उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में स्थित है। और इस स्थान पर अशोक की शिलालेख उपस्थित है। अर्थात कालसी में जो है वो अशोक के शिलालेख है, याद रखिएगा। और इन शिलालेख से ही इनके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? शाहनामा के लेखक बताना है। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, शाहनामा फिरदौसी, है ना। देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर होगा भाई, डी नंबर हो गया, याद रखिएगा। शाहनामा पुस्तक के जो हैं वो आपकी फिरदौसी हैं। कौन है भाई? फिरदौसी हैं। शाहनामा जो कि फारसी भाषा का एक ग्रंथ है, याद रखिए। शाहनामा जो है ये कैसी भाषा का है? तो आपकी फारसी भाषा का क्या है? एक ये ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, याद रखिए। जो आपके थे आपकी फिरदौसी, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे प्रसिद्ध देखा जाए शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे दीवाने ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से है? दीवाने ए अर्ज का जो संबंध है वो आपके किस विभाग से है? यहां पर किस शासक से बताइएगा? तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर देखो, काफी लोग जवाब देंगे यहां पर ए नंबर और सी नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिए, बलबन से संबंधित है। दीवान ए अर्ज का जो संबंध है वो बलबन के समय से है। ये जो आपका एक सैन्य विभाग हुआ करता था, दीवान ए अर्ज है, ये सैन्य विभाग है जो कि बलबन के है। तो ये सैन्य विभाग है, याद रखिए, सैन्य विभाग है जिसका कार्य होता है सैनिकों की भर्ती और उनका निरीक्षण करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल शासक ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फरमान दिया था? बताइएगा भाई, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का जो फरमान दिया वो किसने दिया था? चलिए इस क्लास को, चलिए यहाँ पर ये टाइम जो आपका है भाई, टाइम फिक्स है तो टाइम से चलाइए, है ना। देखिए इसका 11 का ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, जहांगीर ने दिया था। याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह बताइए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वो कौन था? प्रथम अंग्रेज जो था वो कौन था? जल्दी से कमेंट करिए भाई, प्रथम जो अंग्रेज था वो कौन था? जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए, विलियम हॉकिंस बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज आपका विलियम हॉकिंस था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए कहां पर जवाब हो जाएगा भाई? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था विवेकानंद भाई। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो कहा वो किसने कहा था? इनमें से ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए भाई, नंबरिंग आप लोग नहीं डालते हो, नंबरिंग डालिए, है ना। आप लोग नंबर डालिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो हमें पता भी चले। अगर आप लोगों से गलतियां ज्यादा हो रही तो उस पर हम थोड़ा सा कोई ट्रिक लगाने का यूज करें या उसको समझाने का प्रयास करें या उस पर थोड़ा चर्चा करें तो आपको ठीक भी रहेगा, है कि नहीं। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दिया करें। जैसे आप लोग जुड़ते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, कमेंट भी करते रहे, और जैसे मौका मिले तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दें। देखिए यहां पर जो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था वो जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? तो आपके जी ऑस्टिन ने कहा था, याद रखिए, जी ऑस्टिन ने। अच्छा, यहां पर जो केसी व्हीलर है इन्होंने क्या कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघी कहा था। क्या कहा था भैया? इसे कहा था अर्धसंघी। अगर पूछ ले, क्योंकि आरओ एग्जाम में इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया था अर्धसंघीय, तो अर्धसंघी जो कहा था वो किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था अपने भारतीय संघवाद को। लेकिन वहीं पर सहकारी संघवाद जो कहा जी ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा दिया गया, इनमें से कौन सा संशोधन था? देखना है कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब सही देंगे। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर या ए नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा या ए नंबर होगा भाई? चलिए बी नंबर होगा। देखिए भाई इसका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। देखिए बिल्कुल जवाब सही है कि आपके 69वां संविधान संशोधन के द्वारा यहां पर कह सकते हैं कि आपके राष्ट्रीय राजधानी को दर्जा मिला था जो कि आपकी दिल्ली है। अच्छा ये बताइए 61वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है? एक बात बताइए कि जो 61वां संविधान संशोधन जुड़ा है जो कि आपके हुआ था 1989 में, है ना। कब हुआ था भाई? 1989 में हुआ था। ये जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है?
तो हमने बताया था जब जल्दी शादी करने का मन हो, है ना, जब जल्दी शादी करने का मन हो मतलब ये हुआ कि 21 वर्ष को घटाकर 18 कर दिया गया था। ये है आपका 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। मतलब कह सकते हैं कि अगर 61 पूछे तो ये आपको बताना है, ठीक है, और अगर ये पूछता है तो ये आपका दिल्ली वाला है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। याद रखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका हो जाएगा 1955। क्या हो जाएगा, 1955, याद रखिए 1955। अच्छा एक पॉइंट ये बताइए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। अब इसमें से ये भी पॉइंट बताया गया था कि कितने प्रकार से नागरिकता आपको मिल सकती है। ये बताइए कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता आपको मिल सकती है, जल्दी से कमेंट करिए कितने प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। तो याद रखिए बिल्कुल सही जवाब है 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। या तो आप जन्म से हैं तो नागरिकता मिलेगा, वंश से हैं तो नागरिकता मिलेगा, पंजीकरण से नागरिकता मिल जाएगी, देशीकरण से, देशीकरण मतलब होता है कि कोई भी अगर एरिया है अगर वो भारत में मिला लिया जाता है तो भी आपका कह सकते हैं उसको तुरंत यहाँ पर नागरिकता हो जाएगा, भूमि अर्जन से भी नागरिकता मिलेगी। तो 5 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आ गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात अस्पृश्यता सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा। चलिए छुआछूत उन्मूलन जो आपका है कौन सा है, चलिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा, अनुच्छेद 17 जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर छुआछूत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, आप बताइए कि कब रहता है, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, या अपने निर्वाचन की तारीख से, या अपने पद ग्रहण के दिन से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए भाई ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अपने पद ग्रहण के दिन से यहाँ पर राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। क्या प्रधानमंत्री, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके विभाग है जिसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करने वाले हैं। भाई सही जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, डी नंबर, सी नंबर। ये क्या बात है भाई, सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। देखिए भाई हमने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष का पद दिलाने के लिए शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, आपका याद रखेगा। देखिए भाई लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेता है, मतलब पहले इसको शपथ ले दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो देता है वो उपाध्यक्ष को दे देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, है ना। चलिए करे, अरे हाँ अब याद आया है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र का जो भाग है इनमें से कौन हो जाएगा 20 नंबर में। चलिए तृतीय क्षेत्र का भाग पूछा है, सूती निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती, या विद्युत। इनमें से आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो विद्युत है, क्या है, जो विद्युत है ये तृतीय क्षेत्र का आपका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र में देखिए जैसे आपका तृतीय क्षेत्र में जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, ये आपके आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है भाई, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है, लेकिन आंसर देखते हैं क्या आप लोग सही करोगे। चलिए विनिर्माण होता है, उपयोगिता होती है, काश्तकारी होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहेंगे, चलिए देखिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर के उत्पादन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है विनिर्माण।
नाम से तो लग रहा है कि विनिर्माण है, लेकिन भाई साहब आंसर इसका विनिर्माण नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर, उपयोगिता होता है। याद रखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ होता है उपयोगिता होता है। उपयोगिता का मतलब क्या हो गया समझिएगा, तो उपयोगिता का अभिप्राय है कि किसी वस्तु एवं सेवा की कीमती मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से। अतः मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्ट करने की शक्ति ही या सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। अर्थात कि उतना ही उत्पादन होता है जितना मनुष्य उसका खपत करता है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर, उपयोग के अनुसार होता है, उपयोग के अनुसार। ठीक है, जैसे भाई अगर मान लो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, वो खा ही नहीं रहे, तो क्या मतलब उसका, तो मतलब होता है उनके उपभोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर, तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसका ऑप्शन ये है नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बनेगा सी नंबर कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, कब की गई थी ये बताइए, कब की गई थी, तो आपके हो जाएगा 1975 में स्थापना की गई थी, 1975 में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई, आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अच्छा, यहां पर अगर एक पॉइंट ये दे दे कि वन संरक्षण अधिनियम क्या दे दे, अगर मान लो इसमें ये जो आपका दिया गया है जीव, अगर हम जीव को काट देते हैं, ये अगर जीव को काट दें तो बचेगा आपका क्या, वन संरक्षण अधिनियम। क्या बचेगा आपका, वन संरक्षण अधिनियम बचेगा। अगर पूछ ले वन संरक्षण अधिनियम, तब आपको जवाब देना है 1980 देना है। क्या दे, 1980 देना है। लेकिन अगर पूछ लेता वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तब आपको देना है 1972। अब एक यहां पर एक पॉइंट और होता है, कौन सा, पर्यावरण संरक्षण। क्या होता है भाई, पर्यावरण संरक्षण। बताइए भाई जल्दी से बताइए कि पर्यावरण संरक्षण कब मनाया, मतलब इसका कब डेट होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ ये हुआ था 1986 में। क्या, 1986। एक साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। राधा मोहन कप का जो संबंध है ये किस खेल से संबंध है। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो राधा मोहन कप ये है आपके किससे, सी नंबर, याद रखिए पोलो से है। इनका जो संबंध है वो आपके पोलो से है, याद रखिएगा। हमने बताया था पोलो से संबंधित कुछ आपके कप होते हैं, जैसे एजार कप होता है। क्या, एजार कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया, या क्लासिक कप हो गया, ये इसी जुड़े हुए हैं। ठीक है, एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप इसी संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। चलिए खासा, खासो और देखो, गारो खासी, खासी नहीं दिया है, ये खासा दिया है। ये है आपकी कहाँ की, तो आपके उत्तराखंड के, नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, और उत्तराखंड में और भी जनजाति पाई जाती है, जैसे थारू जनजाति भी है, आपकी जौनसारी भी है। ठीक है, ये आपकी पाई जाती है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपकी ताप्ती नदी पर है। कहां पर है भाई, ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे, ये कैसी परियोजना है, ये कैसी है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ियां किस राज्य में हैं। ये बताइए, डफला एवं अबोर की जो पहाड़ियां हैं किस राज्य में हैं। तो डफला का तो आपने नाम सुना ही होगा, डफला का आपने नाम सुना होगा कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिए, डफला, अबोर, मिरी, मिसी ये पहाड़ों पर पाई जाती हैं जो आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर ये हो जाता, मिरी की जगह हो जाता मिकिर जनजाति। कौन सी, मिकिर, मिकिर एक जनजाति है, मिकिर जनजाति। इसका संबंध है आपकी कहां से, तो आपके असम से है। मिकिर जनजाति का संबंध है आपके असम से है। ठीक है, याद रखिएगा असम से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। बताइएगा भाई, हम डेली आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। अब जल्दी जल्दी बताइए आपका आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन लोग यहाँ पर सही देंगे।
कि किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर है अर्जेंटीना, इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये बताना है, कुछ हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन का जवाब आपको फटाफट देना है ना। चलिए ये बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके डाउन्स आपके हैं, डाउन्स नोट कर लीजिए, डाउन्स घास के मैदान है ये कहां पर है? जल्दी से जवाब दीजिएगा कि डाउन्स घास के जो मैदान है ये कहां पर होते हैं? डाउन्स घास के मैदान, चलिए जल्दी बताइएगा। डाउन्स घास के मैदान कहां मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है, डाउन्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और यहां पर जो आपका कैंपोस घास के मैदान देखो, जैसे मिलता है कैंपोस, है ना, क्या मिलता है? कैंपोस होता है, कैंपोस बिंदी लगा देते हैं या आधा में कर सकते हैं, तो कैंपोस घास के मैदान है, या बोल देते हैं कंपास घास के मैदान। तो भैया कैंपोस या कंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ब्राजील में। कहाँ मिलते हैं? आपके ब्राजील में मिलते हैं, ब्राजील में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट यहां से और बनते हैं कि जैसे आपका प्रेरी घास के मैदान, कौन सा? प्रेरी घास के मैदान। तो भाई प्रेरी घास के मैदान कहाँ होते हैं? भाई प्रेरी घास के मैदान क्या है? देखो क्या होते हैं, जब कोई बहुत गोरा होता है उसे बोलते हैं बड़े प्यारे लग रहे हो, क्या बहुत प्यारी लग रहे हो। तो आपको पता है कि अमेरिका के लोग जो होते हैं बड़े गोरे होते हैं तो बड़े प्यारे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। तो प्रेरी घास के मैदान क्या हो गया? तो आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में, है ना। अगला है यहाँ पर विल्ड, और विल्ड जो आपके घास के मैदान मिलते हैं वो आपके मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। तो इस प्रकार से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किस शहर को कहते हैं? 29 का जवाब देना है। तो देखिए भाई जापान का जो डेट्राइट है, याद रखिए यहां पर जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा नगोया को कहते हैं। जापान का डेट्राइट किस शहर को नगोया को कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहां पर हो जाएगा नगोया हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है ओसाका से बनता है, याद रखिए जहां पर ये जो दिया है ओसाका है ये क्या है? तो याद रखिए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं आपके ओसाका को कहते हैं। याद रखिए जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, और जापान का जो डेट्राइट कहते हैं वो नगोया को कहते हैं। याद रखिए दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? यहां पर आंसर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर हो जाएगा ये ट्रांस हिमालय है, ऑप्शन बी बनेगा। ये जो आपका है ट्रांस हिमालय का भाग है। याद रखिएगा यहां पर कुछ घाटियां हैं जैसे कि आपका नुब्रा घाटी, सिगार घाटी, हुजा घाटी, ये यहां की महत्वपूर्ण आपकी घाटियां हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बाउल तथा जानना लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल तथा जानना लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 31 को ऑप्शन देना है, 31 को ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बाउल तथा यात्रा, यहां पर देखो जानना नहीं होगा, यात्रा होगा, इसे यात्रा करेगा। बाउल तथा यात्रा ये जो लोक नृत्य हैं ये किस राज्य से हैं? याद रखिए बाउल का नाम सुने होंगे पश्चिम बंगाल से। क्या होता है? पश्चिम बंगाल से। यहां पर आंसर क्या हो जाता है? यहां पर डी नंबर राइट हो जाता है। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? स्नेल का नियम है ये किससे संबंधित है? याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम जो संबंधित है वो प्रकाश के अपवर्तन से है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन में जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल पर ही मिले होते हैं, है ना। तो आपके बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भाई आपके सामने दे दिया गया कुछ आपके मापने वाले आपके यंत्र हैं जिनका मिलान करना है। ये बताइए कि जो क्यूसेक होता है, क्यूसेक से हम लोग क्या मापते हैं? क्यूसेक से जो मापते हैं क्या मापते हैं? तो ये मानते हैं कोई अगर प्रवाह हो रहा है तो प्रवाह की दर को मापते हैं क्यूसेक से। तो इसका हो जाए कौन सा भैया? मान लेते हैं इसको हमने 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, इसे 3 कर दिया, इसे 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बाइट जो होती है बाइट, इसे हम लोग कंप्यूटर के बारे में होता है तो इसका 4 कर देंगे। रिएक्टर स्केल से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं तो इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। बार जो होती है इकाई होती है वो दाब की होती है, इसका 1 हो जाएगा। मतलब आपका जो हो जाएगा वो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन बन जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? चलिए भैया आप लोग कोका कोला पीते हैं कि नहीं पीते हैं, है ना। अब ये बताइए उसमें जो होता है होता क्या है? टैनिन होता है, निकोटीन होता है, कैफीन होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है इसमें से? चलिए तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका जो दिया है कैफीन, क्या दिया है? कैफीन। तो याद रखिए शीतल पेय पदार्थ जैसे कोका कोला हो गया, इसमें कैफीन नामक एक एल्कोलाइड की मात्रा आपकी पाई जाती है। ठीक है,
अच्छा, निकोटीन जो होता है किसमें होता है? निकोटीन ये तंबाकू के पत्तियों में होता है। किसमें? तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो आपके कौन से हैं? चलिए, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं भाई? ये मान लीजिए परमाणु है, इसका नाभिक अगर जो होता है बीच में, इसमें क्या होते हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। हमने बताया था पीएन ट्रांजिशन जैसे होता है, पीएन, पीएन मतलब यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है जो परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा भाई। ठीक है, तीनों चीज नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यहां पर जवाब दीजिए 36 नंबर में। तो परमाणु का परमाणविक सिद्धांत, सॉरी पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो दिया था वो थे आपके जॉन डाल्टन। कौन थे भाई? जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो क्या होता है बताइएगा, कि ढलवां लोहा या पिटवां लोहा? चलिए, सबसे शुद्ध रूप कौन होता है? ए नंबर होता है या बी नंबर? देखो भाई, कोई बच्चा है वो बहुत ही उपद्रव मचाता है ना, बहुत उदंड बालक है, किसी की बात मानता नहीं है। जब तक उसे पीटोगे नहीं, जब तक वो पीटोगे नहीं तब तक वो शुद्ध रहेगा ही नहीं। इसलिए क्या होगा कि पिटवा लोहा है, ठीक है, पिटवा लोहा जब तक उसे कम से कम पीटोगे नहीं तब तक वो शुद्ध नहीं रहेगा। तो याद रखिए, अब आपको याद रहेगा ना, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ढलवा लगा देते हैं, तो ढलवा नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है पिटवा लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? चिली साल्टपीटर का जो नाम है वो आपका क्या है? चलिए, चिली साल्टपीटर यहां पर हो जाता है सोडियम नाइट्रेट, मतलब यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, NaNO3 हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट इसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाभिक के अलावा किस कोशिका के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? नाभिक के अलावा किस कोशिका के कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए भाई, यहां पर आपका दिया है लाइसोसोम, माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी का और आपका तारक केंद्र। तो जो माइट्रोकांड्रिया होता है, याद रखिए, माइट्रोकांड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित ना किया जाए तब तक सूक्ष्म द्वारा उसे सूक्ष्मदर्शी से इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में माइट्रोकांड्रिया की संख्या भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? जवाब दीजिए भाई, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए बताइएगा कि 33 होती हैं या यहाँ पर 15 होती हैं, क्या होता है? चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 33 होती हैं। याद रखिए, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद कमर में अगर बात करें, कमर में होती हैं 5। कमर में होती हैं कितनी? कमर में होती हैं आपकी 5 होती हैं, कमर में 5 होती हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये बताइए, केसर मसाला बनाने के लिए, ये बताइए भैया, केसर ये मसाला नहीं है, वो बिमल पान गुटखा हीरो अजय दोगन वो वाला नहीं है। ये केसर मसाला दिया है, तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं? चलिए बताइएगा। याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं STIGMA, इंग्लिश बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फुसफुस सधुलियामता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्नलिखित उद्योगों में काम करते हैं। देखो, एक नाम दिया गया है फुसफुस सधुलिमिया। फुसफुस सधुलिमिया ये एक रोग होता है, और वो व्यक्ति जो ऐसे कारखाने में काम करते हैं, जो कोयला के खानों में काम करते हैं, उनको ये रोग हो जाता है। ठीक है ना, ये रोग होता है जो कोयला के खाने में होते हैं, या एस्बेस्टॉस के उद्योग में है। क्या? एस्बेस्टॉस के उद्योग वाले काम कर रहे हैं, तो उनको ये रोग आपके हो जाते हैं। मुख्य कारण वही होता है, धूल कण जमा हो जाते हैं। कहाँ पर? फेफड़े में धुआं जमा हो जाता है। ठीक है, धूल कण जमा हो जाते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी आती है, सिरदर्द होता है ना, और फेफड़े क्या होते हैं? नुकसान हो जाते हैं, और बस इसके बाद सीधा सीधा कंडा के स्थिति में चले जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए बताइए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा शारदा अधिनियम से?
शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो किससे भाई बताइएगा, बाल विवाह से है या विधवा पुनर्विवाह से है या सती प्रथा से या दास प्रथा से? क्या जवाब हो जाएगा भैया? 43 को ऑप्शन बी दे रहे हैं, विधवा पुनर्विवाह से। चलिए हम आपको इसकी भी एक ट्रिक बताते हैं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई किया, अगर नाटक से दिलचस्प रखते होंगे तो आप देखते होंगे किसी को अगर शारदा मैया बनाना होता था, है ना, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं सरस्वती माता बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है किसी भी नाटक की या मंचन की तो शारदा मैया बनाई जाती हैं, और स्कूल की या स्कूल की सबसे छोटी से छोटी बालिका का बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई औरत है उसको बना दिया जाता है, नॉर्मल देखे होंगे छोटी कोई बालिका होती उसी को बनाते हैं। छोटी बालिका का मतलब ये हुआ बाल विवाह। क्या हुआ, याद रहेगा अब कि शारदा मैया बनाते हैं किसे, बालकों को ही बनाते हैं, तो आपका हो जाएगा बाल विवाह। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि शारदा अधिनियम का संबंध है बाल विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? चलिए यहां पर जवाब देना है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया वो किस अधिवेशन में किया गया। आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए भाई ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका कलकत्ता, जो आपका हुआ था 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए गए थे? ये बताइएगा, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए आंसर इसमें से क्या हो जाएगा भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 40 में, 41 में, 39 में या 42 में? चलिए जवाब इनमें से क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग सही देंगे। वैसे जल्दी से प्रयास है कि इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से कोई सही नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर 2-3 लोगों ने जवाब सही दे दिया है। याद रखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत किया था ये आपके 1940 में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, 1940 में हो जाएगा, ठीक है ना। 42 मत दीजिएगा, वो तो सत्याग्रह आंदोलन था, उनमें तो बहुत लोग शामिल थे, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया था? चलिए तो देखिए भाई, अब्दुल कलाम आजाद को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को या सरदार पटेल को, किसे चुना गया? तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आपको पता है कि इसमें से थोड़ा सा विवाद भी हो गया था, है ना। पट्टाभी सीतारामैया से भी आपका कह सकते हैं मनमुटाव हो गया था, है ना। पट्टाभी सीतारामैया की साइड में अर्थात उनके जो पक्ष पार्टी में थे गांधी जी थे, है ना, उनकी हार अर्थात गांधी जी की हार, इसलिए कभी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इनसे जो मैचिंग होती थी सुभाष चंद्र बोस से, तो उनकी भी पटरी नहीं खाती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके टीटी एग्जाम में आया भी गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ वेद से संबंधित है? 47 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से देना है, क्या हो जाएगा? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यजुर्वेद से है। क्या है भाई? यजुर्वेद से है, याद रखिए, यजुर्वेद से है, याद रखिएगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण बोल सकते हो, एक और बोला जाता है तैत्रीय ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण का जो संबंध है ये यजुर्वेद से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? कथा सरित सागर के रचयिता तो ये हैं आपके सोमदेव, याद रखिए सोमदेव, ये हैं आपके रचयिता। और इस रचना में क्या होता है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। इस रचना से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? बताइए भाई, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था? इस क्वेश्चन का जवाब तो सभी लोग दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बनवाली है, चंदूदड़ो है, कालीबंगा है और आपका धौलावीरा है। तो ये बताइएगा कि भाई घग्गर नदी के किनारे कौन सा था? यहां पर कालीबंगा ऑप्शन आ रहा है, देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, कि कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था, है ना। वहीं पर देख सकते हैं चंदूदड़ो ये सिंधु नदी किनारे था। बनवाली जो था सरस्वती नदी के किनारे था, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिए, बनवाली था सरस्वती नदी किनारे, ये चंदूदड़ो जो आपका था ये सिंधु नदी के किनारे था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उदयन किस वंश का शासक था? बताइए भाई, उदयन जो था एक किस वंश का शासक था? चलिए जवाब देना है। यहां पर आंसर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देना है आपका आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई उदयन का नाम आपने सुना होगा, हर्यक वंश का शासक था, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर, हर्यक वंश हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। उसने क्या किया था, उदयन ने क्या काम किया था? उसने गंगा और सोन नदी के बीच अर्थात उसके संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एक क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर कि जो मेढक होता है, क्या जो मेढक होता है वो श्वसन कैसे लेता है? मेढक होता है ना, मेढक जो श्वसन करता है कैसे करते हैं?
ट्रेकिया से करते हैं, फेफड़ा से करते हैं, त्वचा से करते हैं, या बी और सी दोनों से होगा? ट्रेकिया, फेफड़ा, त्वचा, बी और सी, अर्थात फेफड़ा और त्वचा दोनों से करते हैं। किससे करते हैं आपको जवाब देना है। और आज की क्लास यहीं रखते हैं, शेयर करके जाइएगा भाई, सभी लोग जुड़े रहते हैं, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।